नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। कनाडा में मंदिर हमले पर पहली बार बोले पीएम मोदी, जस्टिन ट्रूडो को दी सख्त हिदायत, कहा ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं। शरद पवार ने दिए चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत, बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब नहीं लड़ूंगा चुनाव, चुनकर आने चाहिए नए लोग। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की एंट्री, तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की बड़ी बौखलाहट, कहा देश के लिए यह नारा बेहद खतरनाक। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुसीबतें, बीजेपी नेता का दावा, सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को दिए आदेश, शीश महल की होगी जांच। कोलकाता कांड में आया नया मोड़, पहली बार कैमरे के सामने आया आरोपी संजय राय, ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुझे फंसा रही सरकार। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर किए गए हमले की बेहद कड़े लहजे में निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को सख्त हिदायत देते हुए कनाडा सरकार से मामले में न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने को कहा है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने के कायराना प्रयास भी उतने ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून के शासन को बनाए रखेगी। जस्टिन ट्रूडो को सख्त हिदायत देती है। देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल अपने ट्वीट के जरिए और अपने बयान के जरिए ट्रूडो और कनाडा की सरकार को दी है। ये चेतावनी है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसके कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। डिप्लोमेसी में इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल होता है तो आप ये समझिए कि रिश्ते वाकई खराब हो गए। ये सवाल क्यों उठता है? वो इसलिए क्योंकि मारपीट करने में, हिंदुओं के ऊपर डंडे चलाने में, मंदिर के अंदर घुस के हमला करने में वहाँ के खालिस्तानियों के साथ साथ वहाँ की पुलिस भी बराबर की हिस्सेदार थी। मतलब ये कि ये काम सरकार करवा रही है, सरकार के सानिध्य में, उनके प्रोटेक्शन में ये आतंकवादी खालिस्तानी ये हिंदू मंदिरों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन योगी जी का मैसेज वहां भी पहुंच गया, बटेंगे तो कटेंगे। तो वहां न बट रहे हैं और सब एकत्रित हो रहे हैं। वहां हर शहर में हिंदू प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आ गए हैं और वहां की सरकार बिल्कुल नर्वस हो गई है। तमाम सिख समुदाय, ये खालिस्तानियों को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ सिख्स, हिंदूज और अलग अलग धर्म के लोग हिंदुओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ट्रूडो की हालत खराब हो रही है। जी, वही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। पवार ने कहा कि अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी एनसीपी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में कहा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं, विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं। शरद पवार के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? वो तो अजीत पवार का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये बयान देकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये कह दिया कि मेरा ये आखिरी इनिंग है, इसके बाद मैं बैटिंग नहीं करूंगा, तुम्हारा कप्तान कोई और होगा, तुम्हारा खेल कोई और संचालित करेगा। कौन करेगा? उन्होंने बारामती में ये भी कह दिया। जब ये बयान उन्होंने दिया तो साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अजीत पवार ने 25-30 साल अच्छा काम किया है, चुनाव के बाद क्या होगा? अगर ये हालत है अभी, तो चुनाव के बाद क्या होगा? क्योंकि एनसीपी के कार्यकर्ता जितना शरद पवार की इज्जत करते हैं, उतनी ही श्रद्धा उनको अजीत पवार से भी है।
लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार का साथ इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि शरद पवार जब मैदान में डटे हुए हैं तो हमें एनसीपी के संस्थापक के साथ ही जाना चाहिए। तो एक सिंपैथी मिला, सिंपैथी बार बार नहीं मिलता, और इसीलिए अब शरद पवार अपने आप को पीछे तो कर ही रहे हैं। नए जनरेशन के लोगों, नया जनरेशन कौन है? ये तो अजीत पवार है। तो आप ये समझिए कि चुनाव से ठीक पहले अगर आपका कमांडर इन चीफ ही कह दे कि हमें अब लड़ाई नहीं लड़नी है आगे, अगर उन्होंने ये कहा होता कि मेरी आखिरी इनिंग है, प्लीज वोट फॉर मी, तब तो कोई बात होती। वो ये कह रहे कि अब बहुत हो गया, अब हमें सत्ता नहीं चाहिए, अब मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े लीडर ने हथियार डाल दिए। जी, इस खबर में बात झारखंड की। देश में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी चर्चा का विषय बन गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में इस नारे ने एंट्री ले ली है। सीएम योगी के इस नारे से देश में सियासी संग्राम मचा ही था कि अब झारखंड विधानसभा चुनाव में इसकी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री और रांची के वर्तमान विधायक सीपी सिंह ने अपने आवास में एक सेल्फी पॉइंट वाली होर्डिंग लगाई है, जिस पर लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस नारे ने विपक्ष की बौखलाहट को बढ़ा दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि इस नारे का कोई असर नहीं होगा। वहीं आरजेडी ने इसे देश के लिए बेहद ही खतरनाक बता दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का तो कहना है कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। इतनी ज्यादा चर्चा क्यों? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों ही बातें तो सच नहीं हो सकती। अगर आप ये कह रहे हो कि इसका कोई असर नहीं है और रोज कोई ना कोई आगे आता है और योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री मोदी को आकर के फप्तियां कस के जाता है कि ये देश को बांट रहे हैं, खतरनाक नारा है, बौखलाहट बहुत ज्यादा है। देखिए होता क्या है, नारे चुनाव में वही सफल होते हैं जिसको समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। नारे वही सफल होते हैं जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाता है। अब देखिए, जैसे बीजेपी वाले जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तो जय श्री राम करते थे। तो देखिए, जनता जो है, जहां आप चुनाव हारते भी थे वहां पे भी लोग जय श्री राम करते थे। आपको याद होगा कैसे ममता बनर्जी जहां जाती थी लोग जय श्री राम करने लगते थे। अब बटोगे तो कटोगे, ये तो कनाडा में भी सुनाई दे रहा है, बांग्लादेश में भी सुनाई दे रहा है। ये नारा तो जुबान पे चढ़ गया, हर कोई आकर के ये बात कह रहा है। मतलब ये जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, ये जन जन तक पहुंच गया है, और इसलिए सेल्फी पॉइंट भी बन रहा है। लोग, आप देखिए, चुनाव से ठीक पहले अपने अपने डीपी के ऊपर लगाएंगे जी। कुछ लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। तो एक सक्सेसफुल नारा का ये निशानी है कि ये जो जनता के जुबान पे चढ़ जाए, और ये नारा लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। इसलिए तेजस्वी हो, अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी हो, इनको मिर्ची लग रही है। जी, और अब बात शीश महल की। आप नेता अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से बनाए गए शीश महल में अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं पर उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया है। सीवीसी ने इस शिकायत को आगे की जांच के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD को भेज दिया है, और यह आश्वासन दिया है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी टेंशन केजरीवाल? देखिए, बहुत बड़ी टेंशन है। 2 सप्ताह पहले ही ये गुजारिश की गई थी, ये बकायदा एप्लीकेशन दिया गया था विजेंद्र जी के द्वारा कि आप इसके ऊपर जांच करवाएं। इसमें बहुत सारी गप्पेबाजी हुई है, सबूत दिए, कागजात दिए, और अब सीवीसी ने इस कंप्लेंट को प्राइमा फेसी सही माना और इसलिए जांच के आदेश दिए। मतलब शीश महल के अंदर घोटाला हुआ है, सीवीसी भी इसको मान रही है, इसलिए इस पे फर्दर कार्रवाई होगी। फर्दर कार्रवाई तो ऑलरेडी जांच पहले से भी चल रही है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? राजनीति की दृष्टि से फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, मालूम चलेगा ये कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई हुई, जैसे आज ये खबर आ गई।
तो शीश महल दिल्ली की जनता के सामने बार बार खबरों के जरिए आता रहेगा। लोग इस मुद्दे को भूल नहीं पाएंगे और जब महिलाओं को, आम जनता को, गरीब जनता को ये बार बार बताया जाएगा कि केजरीवाल ने अपने घर में 12 लाख रुपए का कमोड लगाया था, 9 लाख रुपए का पर्दा लगाया था, 15 करोड़ रुपए का 24/7 वाटर सप्लाई हो, जहां दिल्ली की जनता गंदा गंदा पानी पी रही है और वहां का मुख्यमंत्री, आम आदमी मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहता था, वो 15 करोड़ रुपए का वाटर स्टेशन लगाया हुआ है अपने महल के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट चुनाव पे ज़रूर होगा। और मुझे लग रहा है कि केजरीवाल से ये बहुत बड़ी चूक हुई कि उन्होंने शीश महल बनवाया और इसके सारे कारनामे दुनिया के सामने आ गए। आखिरी खबर में बात कोलकाता कांड की। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले के 87 दिन बाद एक अदालत ने मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने घोषणा की कि 11 नवंबर से मामले की सुनवाई की जाएगी। इस दौरान कोर्ट से आते वक्त राय ने दावा किया कि उसे फंसाया गया है। आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय राय ने कहा कि मैं कुछ नहीं किया हूं, मुझे इस दुष्कर्म और हत्या मामले में फंसाया गया है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे मुंह ना खोलने की धमकी दे रही है। जिस तरह के गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। अब क्या करेंगे ममता बनर्जी? देखिए, अगर ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे धमकी मिल रही है कि मैं अपना मुंह ना खोलूं, कोई बहुत बड़ी साजिश है और मुझे उसका एक मोहरा बनाया गया है, तो भाई आप जज के सामने ये बात कहो, मीडिया के सामने आकर कहने की क्या बात है? आप बताओ, अभी तक तो आपको बहुत मौका दिया गया, भाई पूछताछ हुई होगी, बाकायदा आपसे वहाँ पे जगह पे ले जाकर के रिकंस्ट्रक्शन किया गया होगा पूरी घटना के बारे में, आपके खिलाफ तमाम सबूत हैं, जितने भी फॉरेंसिक जो एविडेंसेस अब तक मिले हैं उसमें आपका ही नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देने से तो काम चलेगा नहीं, आपको कोर्ट के सामने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सामने नाम बताने होंगे कि किसने फ़ोन किया, किसने धमकी दी, किसने आपको मुंह खोलने से मना किया, किसने सच छुपाने को कहा और किसने ये कहा कि भाई आप सारे इल्ज़ाम अपने सिर पे ले लो। ये जब तक आप बताओगे नहीं तब तक इस तरह के बयान एक उस तरह के बयान में कंसिडर किया जाएगा कि जो हर अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कहता है। इसमें अगर कोई सच्चाई है तो ही मस्ट कम आउट और पुलिस वालों को, सीबीआई को या कोर्ट में उनको बाकायदा बयान दर्ज कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।